हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें ये हमारा होने जा रहा है पार्ट नंबर 6। ठीक है ना। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है ना। पिछले पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछले पार्ट में हमने सर डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक है ना। बहुत प्यारा लेक्चर था, भाई बहुत फील के साथ किया था वो लेक्चर भी। ठीक है ना। तो पिछले लेक्चर में भी मेरे को ये वैसे तो करवाना था, लेकिन पिछले लेक्चर को मैं ज़्यादा वो नहीं बनाना चाहता था लंबा, और साथ में फील भी ख़त्म हो रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि इसको अगले लेक्चर पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी, कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से, हर एक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। मज़ा आ रहा है अभी पढ़ने में? होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए हर चीज़ में। ठीक है ना। जो भी काम करो उसमें मज़ा आना चाहिए। ठीक है ना। तो काम फिर काम नहीं लगता काम फिर काम नहीं लगता। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे सारे का एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ। सर ये लॉ क्यों आया, ये कानून क्यों आया? सर जब भी कोई लॉ आता है तो कोई सुधार के लिए आता है। ठीक है ना। कानून आए, इंडिया के कानून बने। कब बने सर इंडिया के कानून? अरे यार कैमरा ब्लर हो गया, कैमरे को क्या हो गया मेरे? एक मिनट रुकना भाई, कैमरा ब्लर हो गया। तो भाई देखो, जब भी कोई लॉ आता है तो कुछ इंपॉर्टेंट उसके लिए आता है फिजिक्स में। ठीक है ना। तो एम्पियर ने भी सर्किटल लॉ दिया, इससे बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई। क्या आसान हुआ सर? देखो, अब तक हम मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला जानते हैं? सर अब तक हम मैग्नेटिक फील्ड को जाने के लॉ जानते हैं जिसको बोलते हैं बायो सेवर्ट्स लॉ, जो कि बायो सेवर्ट्स जी ने दिया था। ठीक है ना। बायो और सेवर्ट दो अलग अलग बंदे हैं, एक मत बना लेना इनको। ठीक है ना। बायो और सेवर्ट्स जी ने दिया था, तो इनका हम लॉ जानते हैं। क्या क्या बताते हैं? ये एलिमेंटल करंट की वजह से छोटी मैग्नेटिक फील्ड को बताते हैं कितनी होती है? μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन में r²। ये हम जानते थे अब तक मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए। फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देते थे औरों के लिए निकालने के लिए, है ना। ऐसे ही करते थे हम, बिल्कुल सर ऐसे ही करते थे। अब एम्पियर जी आए। अब देखो, उस टाइम पे जब डिस्कवरियाँ हो रही थी, सारे साइंटिस्ट में आपस में लगी रहते थे कुछ ना कुछ नई चीज़ डिस्कवर करने। तो एम्पियर जी ने कहा भाई मैं इससे भी एक आसान तुम्हें तरीका बताता हूँ मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का। कहते हैं कि भाई इससे भी आसान तरीका है, तो इतना बड़ा फॉर्मूला है, इसको पहले याद करो, फिर इसको पकड़ के इंटीग्रेट करो, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं तुम्हें इससे भी एक आसान चीज़ बताता हूँ, सर्किटल लॉ एक देता हूँ तुम्हें मैं, लो उससे तुम बता दोगे बहुत आसानी से मैग्नेटिक फील्ड। कैसे बताएंगे? देखो कैसे बताएं। तो क्या है बेसिकली एम्पियर सर्किटल लॉ? एक अल्टरनेट मेथड है, लिख लो चाहे, अल्टरनेट मेथड है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का एक अल्टरनेट मेथड है, अलग मेथड है निकालने का। ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं। ठीक है ना। बेसिक तो आपको पता ही है मेथड कैसे निकालते हैं, बायो सेवर्ट्स लॉ से। ठीक है। अल्टरनेट मेथड। अब क्या करते हैं एम्पियर जी कि मान लो आपके पास, अब देखो आप डायरेक्शन तो निकाल ही सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की, इसी तार के अराउंड। मान लो ये एक वायर है, ठीक है ना, इसमें से ऐसे करंट जा रहा है, तो डायरेक्शन तो हमें पता ही होती है मैग्नेटिक फील्ड की, बस उसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है। ठीक है ना। तो एम्पियर जी क्या कहते हैं कि मान लो हमारे पास एक क्लोज लूप है। क्या है? क्लोज्ड लूप है, क्लोज लूप हमारे पास। ठीक है ना। अब ये क्लोज लूप किसका है? ये लूप जो बना है क्लोज लूप, ये मैग्नेटिक फील्ड का है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बह रही है। ठीक है ना। इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना। अभी बताएंगे कैसे। देखो ये क्लोज लूप है। ठीक है ना। इस क्लोज लूप में करंट है कुछ ना कुछ। मान लो यहाँ कुछ I1 करंट है, इस यहाँ पे कुछ I2 करंट है, एक अंदर जा रहा है तो एक बाहर आ रहा है। ठीक है ना। ऐसा कुछ करंट है मान लो इसके अंदर, क्लोज लूप के अंदर। ठीक है। अब देखो ये कुछ नहीं है बेसिकली। अगर करंट ऊपर आ रहा है, सॉरी अगर करंट अंदर जा रहा है, क्रॉस मतलब करंट अंदर जा रहा है, तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और I2 करंट के अराउंड एक बाहर आ रहा है तो इसके अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो ये लूप और कुछ नहीं दर्शा रहा, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड को ही दर्शा रहा है। इतनी बात सबको क्लियर है ना। अरे भाई एक तार है, उसके अराउंड ऐसी मैग्नेटिक फील्ड तो बनती है ना, इसके अराउंड ऐसी तो बनेगी, ऐसे ये तार के डायरेक्शन में ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसको अगर मैं ऊपर से देखूँ, टॉप व्यू, इसका अगर मैं टॉप व्यू लूँ, तो क्या ये टॉप व्यू ऐसा नहीं दिखेगा? बोलो हाँ। क्या इसका टॉप व्यू ऐसा नहीं दिखेगा? बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। तो बस वही है ये, ऐसे ही समझो। ठीक। इसका टॉप व्यू ऐसे दिखेगा। अब एम्पियर जी ने इसके लिए कुछ लॉ दिया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। उन्होंने कहा भाई कि आपने दो जितने भी करंट है उनके अराउंड एक क्लोज लूप बना लेना है। बना लिया? बिल्कुल सर बना लिया। अब आपको पता है कि इस क्लोज लूप में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मान लो हमारी जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो कुछ ऐसे है कि बी इस तरफ आ रही है, यहाँ से इस तरफ। मान लो डिस्प्लेसमेंट की डीएल जो छोटी डिस्प्लेसमेंट थी उसकी डायरेक्शन इधर थी, तो मैग्नेटिक फील्ड पे मैंने इधर ही ले ली थी। डीएल क्या डिस्प्लेसमेंट भी तो चाहिए होती है ना, तो इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की भी इधर है। ठीक है ना। डीएल भी इधर है, मान लो ये डीएल है, इस छोटे से इस छोटे, देखो ये डीएल है छोटा सा एक क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इस छोटे से डीएल क्रॉस सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। टेंजेंशियली होती है ना मैग्नेटिक फील्ड आउट। यहाँ पे छोटे से क्रॉस सेक्शन में डीएल में
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसे दिख रही है, क्लॉकवाइज दिख रही है, ऐसे दिख रही है, क्लॉकवाइज दिख रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है, ध्यान से सुनना, अब ये लॉ कहता क्या है, सुनना बात को, ये जो हमने बनाया ना ये गुल्ला सा, इसको बोलते हैं एम्पियर्स लूप, नोट करना इस बात को, इसको बोलते हैं एम्पियर्स लूप, ठीक है ना, या फिर एम्पियर सर्कल भी बोल देते हैं कई बार इसको, एम्पियर लूप या एम्पियर सर्कल, ठीक है ना, ठीक है ना। अब क्या करना है आपने, सुनना बात को, ठीक है ना। अब देखो इस लूप की डायरेक्शन किस तरफ है, ऐसे इस लूप की डायरेक्शन, ध्यान सुना, इस लूप की डायरेक्शन मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अराउंड, ठीक है ना, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि कर्ल द, ध्यान से लिखना, पॉइंट लिखना है इसको, कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट, RIGHT, राइट हैंड along the डायरेक्शन ऑफ लूप या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मर्जी लिख लो सिंपल, ठीक। द डायरेक्शन इन विच, ध्यान सुना, द डायरेक्शन इन विच थंब पॉइंट्स, जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा, ठीक है ना, उस डायरेक्शन को आपने लेना पॉजिटिव, यानी कि उस करंट को आपने लेना, जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा वो वाला करंट आपने पॉजिटिव लेना, अपोजिट वाले को आपने नेगेटिव लेना। समझो बात को क्या कह रहा है, देखो लूप कैसा ऐसे है, तो मैंने अपना राइट हैंड लिया, कौन सा हाथ लेना है सर, राइट हैंड अपना लेना, ठीक। तो हमने राइट हैंड लिया, अब इसके अराउंड हमने कर्ल किया, ऐसे कर्ल करूँगी, ऐसे कर्ल तो होएगा नहीं सर, तो ऐसे ही होगा कर्ल, ऐसे होगा कर्ल। तो मेरा जो थंब है वो कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब कि जो ये I1 करंट है मुझे इसको कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है, और ये जो I2 करंट है अपोजिट वाले को कैसा लेना है, नेगेटिव, तो ये I2 करंट को मुझे नेगेटिव लेना है। वैसे तो आपके सिलेबस में 2 करंट वाला है ही नहीं कुछ, ये एक करंट में ही आपका काम हो जाता है, पर मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ताकि कोई अच्छा सवाल आ जाए तो आप ये कर पाओ, ठीक है ना। तो I1 को पॉजिटिव लेना, I2 को नेगेटिव लेना आपने, ठीक है। और टोटल करंट अगर आपसे पूछ ले कि इसके अंदर कितना करंट है, तो दोनों को ऐड कर दो, यानी कि I1 प्लस I2, लेकिन I2 माइनस का तो माइनस I2 लग जाएगा ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। तो I ने ऐसे निकाला, क्लियर है सबको, क्या करना है, लूप बनाना है, मतलब लूप जो इसके अराउंड वायर के अराउंड एक लूप बनाना है, जहाँ से करंट जा रहा है उसके अराउंड एक लूप बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिटरमाइन करनी है, जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना है, फिंगर्स को क्या, जो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा उस वाले करंट को पॉजिटिव लेना, और पॉजिटिव वाले को नेगेटिव लेना, और I इन बताना है, तो ऐसे, ठीक। अब लॉ क्या दिया सर इसने, ये तो हमने बातें कर दी 2-4, ठीक है। अब लॉ क्या है, लॉ ये है, लॉ क्या कहता है कि अगर आप इंटीग्रेट करोगे, क्लोज इंटीग्रेशन, लूप है ना, क्लोज इंटीग्रेशन करोगे VDL की, इसको हम लाइन इंटीग्रल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें DL यूज हो रहा है, DL लेंथ है ना, DL लेंथ काट रखी है, तो जब आप क्लोज इंटीग्रेशन करोगे B.DL की, तो वो बराबर होगी μ0/I इनसाइड की, ये बात नोट करो, यही है मेन एम्पियर्स लॉ, इसकी फिर फील देते हैं, यही है मेन एम्पियर्स लॉ, फिर इसकी फील देते हैं, यही है एम्पियर्स लॉ, ठीक है ना, फिर इसकी फील देते हैं, ये नोट करो सर, ठीक है। क्या बोला कि जब आप लाइन इंटीग्रल करोगे मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो बराबर होगा μ0/I इनसाइड के, μ0 क्या सर, परमेबिलिटी 10⁻⁷ इसकी वैल्यू होती थी, भूल तो नहीं गए, नहीं सर, I इनसाइड का टोटल करंट इनसाइड द लूप, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो इस पे इसकी डेरिवेशन पे हमें नहीं जाना कि ये फॉर्मूला आया कैसे, बस लॉ है, आपको याद रखना है, फिर भी थोड़ी सी इसकी फील देता हूँ मैं अभी आपको, ठीक है, इसको नोट करो पहले, इसको नोट कर लिया, नोट कर लिया। अब देखो भाई क्या चीज़ बोली इसने, एम्पियर जी ने, एम्पियर जी ने बोला कि क्लोज लूप में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, लाइन इंटीग्रल B.DL, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को नहीं बोला उसने, बोला इंटीग्रल ऑफ B.DL μ0/I के बराबर होगा, I इनसाइड के। अब सुनना, ये जो B है इसको हम निकाल पाएंगे, फिर ये इसको इंटीग्रेट कर देंगे, B.DL को उधर ले जाएंगे, फिर हमारा आराम से B आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से आप B निकाल लोगे, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को, इस लॉ की थोड़ी सी फील ले लो, देखो भी लॉ है सब, देखो जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना, जितना ज़्यादा करंट होगा, इसलिए देखो डायरेक्टली इसका रिलेशन है, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। और सर फिर इसमें DL लेंथ क्या सिग्निफाई करके, DL लेंथ तो भाई डायरेक्शन सिग्निफाई करेगा, उसको तो आप किसी भी डायरेक्शन में ले पाओगे, ज़्यादातर हम DL लेंथ को ना अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, ठीक है। क्यों सर अलोंग क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो B.DL डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा आएगा, cos थीटा आएगा तो cos 0 लविंग है, cos 0 कैसा लविंग है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 हो जाएगी सीधा, B.DL कर पाऊंगा मैं, समझिए बात को, इसलिए हम इसकी डायरेक्शन में ही लेते हैं, सेम डायरेक्शन में लेते हैं दोनों को, ठीक है, ठीक है सर। तो ये क्लियर है सबको, तो इसलिए इंटीग्रल B.DL इज इक्वल टू μ0/I साइड प्रूफ करना इसको कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। कोई भी एक एग्जांपल आप सर्कल वाला लेके स्ट्रेट वायर की वजह से आराम से प्रूफ हो जाता है, पर प्रूफ करना इतना आपसे रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। आपको क्या जानना है बता दूँगा आपको, ठीक है। अब देखो भाई ये जो लॉ है ना, ये जो लॉ है एम्पियर का, ये सारी जगह वैलिड है, वैलिड एवरीवेयर, ऐसा नहीं कह रहा वैलिड नहीं है। हालांकि आप आगे जाके पढ़ोगे
कि इसमें एक थोड़ी सी गलती है। EM वेव्स जब मैं आपको पढ़ाऊँगा ना, तो उसमें आप जाके पढ़ोगे कि इस लॉ में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। कौन? मैक्सवेल जी आगे आके ना इस लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह की चर्चा करेंगे। कौन? मैक्सवेल जी आके आगे पढ़ोगे आप इसको, ठीक। लेकिन अभी वो आपको यहाँ पे जाना इतना रेलिवेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं, अभी इतना रेलिवेंट नहीं है वो जानना आपके लिए, इसलिए हम सीधा इसको यही लो अभी आप पढ़ो कि B.dl=μ0/I इंसान, ठीक है। अब देखो बात, तो ये लो हर जगह वैलिड है, लेकिन यूजफुल कहाँ का है? जैसे गॉस लॉ था, यूजफुल कह लो, या फिर एनसीईआरटी कहते हैं वेयर टू यूज़, कहाँ पे यूज़ करना है। वैसे तो सारी जगह आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम प्रेफर करते हैं जहाँ पे सिमेट्री बने ज़्यादा। क्यों सर, हम सारी जगह क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि भाई इसकी कैलकुलेशन टफ है ना। देखो इंटीग्रेशन है, जहाँ पे बी कॉन्स्टेंट है तो आप आराम से कर लोगे, बी को बाहर निकाल के डीएल का इंटीग्रेशन। लेकिन कई जगह टफ कैलकुलेशन आ जाएंगी, फिर क्या करोगे? तो आपको इसीलिए जानना पड़ेगा कि आपको कहाँ लगाना है, नहीं तो आप सिंपल बायो-सैवर्ट्स लॉ से जाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जानना पड़ेगा कहाँ यूज़ करना है। सबसे पहले तो यूज़ करोगे आप इसको जब बी इज ए टेंजेंशियल टू लेंथ। जब बी जो है ना लेंथ है, ये डीएल लेंथ है, इसके टेंजेंट में, बी और डीएल के बीच में एंगल 0, थीटा यहाँ पे 0 बन रहा है, टेंजेंट में है दोनों, टेंजेंट में, ठीक है ना। इस तभी यूजफुल, ठीक है ना। बी टेंजेंशियल वाले लेंथ में, या फिर बी नॉन जीरो हो। नॉन जीरो का मतलब जीरो ना हो, ठीक है ना। नॉन जीरो मतलब जीरो ना हो, एंड कांस्टेंट हो। वेरिएबल होगी फिर दिक्कत आएगी इंटीग्रेशन के अंदर, आपको ज़्यादा टफ कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, ठीक है। और कहाँ का फिर आप सीधा लगा पाओगे कि B.dl cos थीटा लिखोगे ना आप, यानी कि cos 0 लिखोगे तो ये हो जाएगा B क्रॉस मत लिखो इसको, आपको सिंपल BL लिख पाओगे। DL को इंटीग्रेट करके L आ जाएगा जो भी लेंथ होगी, क्योंकि cos 0 हो गया, जब B टेंजेंशियल हो गया लेंथ के तो सेम डायरेक्शन में हो गया। नॉन जीरो है, कांस्टेंट होगी तो B बाहर आ जाएगा, DL को इंटीग्रेट करके L आ जाएगा, सिंपल बात है, ठीक। सेकेंड पॉइंट इसका लिखोगे आप B इज नॉर्मल टू लेंथ। B जो है नॉर्मल है लेंथ के, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। B नॉर्मल है लेंथ का मतलब क्या? इसकी DL वेक्टर ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तब भी आप इसको यूज़ कर पाओगे। कैसे सर? तब जब आप करोगे B.dl, तो B.dl cos 90 करोगे, और cos 90 क्या होगा? ये 0 हो जाएगा और पूरी चीज़ को 0 कर देगा, तो 0 का आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक। थर्ड केस में आप इसको यूज़ कर पाओगे जब B वैनिशेस या फिर B खत्म हो गई, चलो B वैनिशेस ही लिख लो इसको, ठीक है। B वैनिशेस यानी कि B इक्वल टू 0 पे आप इसको यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तब भी जब आप करोगे B.dl, तो B.dl cos थीटा करोगे, B 0 का तो सब 0 हो जाएगा, बिल्कुल सर। फिर सर आपने यहाँ नॉन जीरो क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ टेंजेंशियल थी ना लेंथ के साथ। अगर टेंजेंशियल होगी, नॉन जीरो होगी कॉन्स्टेंट, तभी ये आप लगा सकते हो BL। अगर 0 होगी फिर तो ये भी 0 हो जाता, समझ रहे हो बात को। यहाँ 0 का अलग केस बना है कि 0 हो जाएगा। अगर B नॉर्मल हुई लेंथ के तब भी 0 हो जाएगा, तभी टेंजेंशियल हुई तब भी BL हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ यूज़ करना है या फिर कहाँ यूज़फुल है, ज़्यादा इसको कहना होगा कहाँ यूज़फुल है ये लॉ, कहाँ बढ़िया यूज़ होगा इन तीनों सिचुएशन, ठीक है ना। तो भी सीखनी पड़ती है ऐसी चीज़ें। जैसे मान लो आपको गेम खेल रहे हो, आप बास्केटबॉल खेल रहे हो, मैंने गॉस लॉ में भी एग्जांपल दिया कि बास्केटबॉल में आप में इतनी क्षमता है कि आप 3 पॉइंटर मार सकते हो हर बॉल पे आप 3 पॉइंटर मार सकते हो, लेकिन वो यूज़फुल नहीं है हर बॉल पे 3 पॉइंटर मारना, ठीक है ना। क्योंकि चांसेस है कहीं मिस हो जाए, यहाँ पे भी कई चांसेस है कि टफ कैलकुलेशन आ जाए, इसीलिए समझिए मेरी बात बिल्कुल। तो यहाँ आपने यूज़ करना, क्लियर है बात? क्लियर। अब एक और छोटा सा डाउट जो बच्चों को मन में होता है वो भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। वो भी क्लियर कर जाते हैं। लेवल के सवाल जो बनते हैं ना, इन्हीं छोटे छोटे कंसेप्ट को उठा के लेवल के सवाल बना देते हैं, बस वही जेई हो जाता है, वही नीट हो जाता है, वही एडवांस हो जाता है, ठीक। और कुछ नहीं है, ठीक है। छोटे कंसेप्ट को उठा के बड़े सवाल बना देना, वही जेई हो जाता है, वही नीट हो जाता है। अब सुना बेटा, मान लो आपको एक एम्पियर लूप दिया है, ठीक है ना। इसके अंदर एक मान लो ऐसा करंट है I1, एक करंट है I2। अब क्या करा आपने, इसके बाहर भी एक करंट है, इसके बाहर एक करंट है I4 और इसके बाहर एक करंट है मान लो I3, ठीक है ना। और ये पॉइंट जो है P है, ठीक है। अब देखो आप जब एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ रहे हो, आपको थोड़ी थोड़ी ना गॉस लॉ की यहाँ पे वो दिख रही होगी, थोड़ी थोड़ी गॉस लॉ जैसा है ये भी, थोड़ा सा एम्पियर लूप बनाते हैं हम, गॉसियन सरफेस बनाते हैं ना, तो वैसा वैसे ही है, थोड़ा रिजेंबलेंस है दोनों में। फिजिक्स जो है बहुत इंटर रिलेटेड है आपस में, इसको रिलेट करवाना के पढ़ाना बहुत होता है, ठीक है, मजा। तो गॉस जी एम्पियर ये सारे लॉ जो आए ना, गॉस लॉ एम्पियर लॉ, ये आसान करने के लिए आए, ठीक है जी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि आपके पास लूप है, इस लूप के अंदर करंट है, इस लूप के बाहर करंट है, ये एम्पियर लूप है। आपसे कहा कि बताओ भाई, आपसे कहा कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ मुझे P पर कितनी होगी, इसकी वैल्यू बताओ। अब देखो ध्यान सुनना मेरी बात,
जब आप कैलकुलेशन करोगे आप क्या करोगे, आप करोगे सर बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई आई, ठीक है बिल्कुल करोगे आप इस पॉइंट पे निकालने, क्योंकि एम्पियर लूप पे ही निकालोगे ना, यहीं पे होगी मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ना कुछ, ठीक है। अब आप यहाँ पे चलो बी पता करनी है आपने, डी एल मतलब 2πr कर दोगे, म्यू नॉट तो कॉन्स्टेंट ही है, आई का वैल्यू क्या रखोगे आप इसमें, आई की वैल्यू क्या रखोगे, आई अंदर भी है आई बाहर भी है, क्या रखोगे आई की वैल्यू बताओ। इस केस में आप पता क्या रखोगे आई की वैल्यू, आई इनसाइड जो आप रखोगे, आई इनसाइड रखते हो ना यहाँ पे, इसकी वैल्यू आप रखोगे I1 एंड I2 जो भी होगा, मतलब जैसे भी डायरेक्शन आएगी I1 प्लस I2 I1 माइनस I2, बस इन दोनों को कंसीडर करके ही इसकी वैल्यू रखोगे आप। ये जो बाहर है इनको कंसीडर नहीं करना, ठीक है, ये जो बाहर है इनको कंसीडर नहीं करना। तो क्या इसका मतलब सर अगर हम बाहर वालों को कंसीडर नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, तो इसका मतलब इन दोनों का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इस पर। ये गलत कंसेप्ट मत उठा लेना दिमाग में, क्या सर इन दोनों का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इस पर, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि इसके अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जो इसको इंटरफेयर करेगी बिल्कुल करेगी, मैं नहीं कह रहा करेगी नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड को इंटरफेयर करेगी नहीं। एक और पॉइंट लिखो, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट लिखो कि बी एट पी इज ड्यू टू ऑल दी करंट्स, सारे करंट्स की वजह से होगा ये, I1 I2 I3 I4 सब करंट की वजह से होगा ये, वेदर चाहे इन है या आउट है, वेदर इन और आउट। तो सर फिर हम इसमें सिर्फ अंदर वाले करंट क्यों ले रहे हैं, अंदर वाले क्यों ले रहे हैं, लूप के बाहर क्यों नहीं ले रहे, कंसेप्ट समझना, इसमें हम अंदर वाले क्यों ले रहे हैं लूप के बाहर, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करते हो ना, जब आप इसकी वैल्यू रखते हो आई इनकी ये पहले से ही वैसी हो जाती है, समझना बात को, इन दोनों के इन्फ्लुएंस से, ध्यान से सुनना मेरी बात को, वैसे तो इन दोनों के इन्फ्लुएंस से जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, या फिर ऐसे समझो, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों के इन्फ्लुएंस से पहले मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सेट हो जाते हैं कि इन दोनों के करंट का जब आप करते हो ना तो वो सेम आती है वैल्यू। ज़्यादा डीप में मत पूछो, इतनी बड़ी बात याद रखो कि जब आपने कैलकुलेशन में लेना है तो ये दोनों करंट ही लेने हैं, लेकिन जो इस पॉइंट पर, मान लो ये पी पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो इस करंट की वजह से भी होगी, इस करंट की वजह से भी होगी, इस करंट की वजह से भी होगी, इस करंट की वजह से, जितने भी करंट होंगे इसके आसपास सारे करंट की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जो इसको इन्फ्लुएंस करेंगी। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो सिर्फ हम आई इनसाइड की वैल्यू रखते हैं, क्योंकि इतना इनका प्रभाव नहीं होता, या अपने आप सेटल हो जाती हैं चीज़ें, ऐसा समझ लो आप। ज़्यादा आप आइए इसको फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है, इसलिए कंसेप्ट अपना गलत मत रखना, ठीक है ना। एमसीक्यू में ऐसी फंसा देता है, सबसे पहले पूछेगा कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई में, इसमें आई इन में हम कौन सा करंट कंसीडर करेंगे, ये और ये कंसीडर करेंगे। फिर आपसे उसका सेकंड पार्ट पूछ लेगा कि जो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है ये इन दोनों इन किन किन करंट्स की वजह से है, तो फिर वो चारों करंट की वजह से होगी। ये बात ध्यान में रखना, दिमाग में रखना। कैलकुलेशन में हम I1 I2 लेते हैं बेशक, जैसे गॉस लॉ था, गॉस लॉ को डिवाइड करा, जब हम गॉसियन सरफेस बनाते थे इसके अंदर जो चार्ज होता था क्लोज सरफेस के जितना अंदर चार्ज होता था हम वो लेते थे, क्या बाहर चार्ज होता था तो उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंसीडर नहीं करते थे। ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि जितनी अंदर आई फ्लक्स उतनी बाहर चलेगी, ऐसा समझ सकते हो, जितनी अंदर आई उतनी बाहर चलेगी, ऐसा भी समझ सकते हो आप। कट हो जाते थे तो वैसे ही जितना करंट अंदर है उतना बाहर चला गया, ऐसा समझ सकते हो आप इसको। सॉरी करंट कह रहे हैं, जितनी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है उतनी बाहर चलेगी, जितनी मैग्नेटिक फील्ड अंदर आई इस I2 की वजह से उतनी बाहर चलेगी, तो जीरो हो गया नेट, ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है। अरे क्लियर है, क्लियर है ना, ज़्यादा दिमाग मत लो। कैलकुलेशन में हम I1 I2 लेंगे, लेकिन जब हम वैसे करेंगे तो इसको क्या लेंगे, सारे करंट की वजह से। यार कंसेप्ट गलत मत रखना, अपना कंसेप्ट गलत रखना, फील पूरी है फिजिक्स में, क्योंकि अगर इस पॉइंट के आसपास जितने भी करंट हो गए, मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है अभी मूविंग चार्ज की वजह से। चैप्टर का नाम क्या है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे आप पढ़ोगे मैग्नेटिज्म की वजह से चार्ज भी आ जाएगा चार्ज भी मूव करने लग जाएगा, इंड्यूस्ड करंट वगैरह जब हम पढ़ेंगे आगे की बातें, ठीक है। तो अपना कंसेप्ट मत गलत रखना, ये कटा के इसका इन्फ्लुएंस जीरो हो जाता है, लेकिन है इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस है इसका, लेकिन कैलकुलेशन में कोई इन्फ्लुएंस नहीं है इसका, ये बात को ध्यान में रखना। क्लियर है बिल्कुल सर, क्लियर। चलो भाई ये थोड़ी सी फील देनी थी आपको, ठीक है, फील देनी थी, अब तो खटा हमें चीज़ें करनी थी। अब हमें डेरिवेशन करनी है इसकी वजह से, इन्फिनिट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से, जो हमने पहले भी कर रखा है, बस इसको वेरीफाई कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इन्फिनिट करंट कैरिंग वायर है, इन्फिनिटी तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक। इसकी वजह से आपने कितनी निकाली थी मैग्नेटिक फील्ड, बायो-सैवर्ट्स लॉ का यूज़ करके सर हमने निकाली थी B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई, पहले लिख देता हूँ पहले मैं, I बाई आर ये निकाली थी, क्या यही आएगी। अब हम इसको निकालेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करके, देखो जल्दी से करते हैं। मान लो करंट ऐसे जा रहा है ऊपर आई, ठीक है, तो आपने क्या निकालना है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड B निकालना है आपने एट पॉइंट B, ये पॉइंट B है मान लो, ठीक। तो कैसे निकालोगे सर, इसकी डायरेक्शन में उंगली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी, तो इससे ऐसे आपने लूप बनाना है जो P से क्रॉस करे, क्योंकि P आना चाहिए लूप के अंदर, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे ऐसे। अगर मैं इसको टॉप से दिखाऊंगा आपको, टॉप व्यू इसका कैसा होगा, क्योंकि हमें लूप देखना है, एम्पियर लूप देखना है, तो टॉप व्यू इसका ऐसा होगा, ये लूप है,
ऐसा ऐसा, ये बी है, ये बी है, और ये आई कैसा बाहर आ रहा है, तो डॉट से लिखेंगे आई, बाहर आ रहा है ना आई, तो डॉट से बनेगा ये आई, ठीक है। डीएल लेंथ भी आप इसके अलॉन्ग काट सकते हो, डीएल को आप इसी डायरेक्शन में ले सकते हो, डीएल तो यार डिस्प्लेसमेंट है ना, जिस मर्जी डायरेक्शन में ले लो, बी की डायरेक्शन में लो, कैलकुलेशन आसान रहेगी, बताया था आपको बिल्कुल सर। यहाँ पे भी इसी तरफ ले लो आप डीएल को और बी को, और बी को यहाँ पे भी आप डीएल और बी को एक ही डायरेक्शन में ले लो। एक मिनट, डायरेक्शन गलत तो नहीं होगी, ऐसे था, ऐसे ऊपर उठाया यार, थोड़ी सी डायरेक्शन गलत होगी इसकी, दोबारा बना दो एक मिनट। ये आपने ऊपर से देखा इसको, यहाँ लगा के आपने सर देखा इसको, ठीक है ना, तो बाहर आ रहा था करंट, तो ऊपर से देखोगे तो ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है ना भाई, ऊपर से देखोगे तो ऐसे तो दिखेगा आपको, ऊपर से देखोगे तो ऐसे दिखे, तो बी एल को यहाँ पे काटा तो ये बी आया, ये डी एल आया, यहाँ पे देखोगे तो ऐसे जाएगी बी, यहाँ पे देखोगे तो ऐसे जाएगी डी एल और बी, और यहाँ पे देखोगे तो ये डी एल है, सेम डायरेक्शन में बी ले ली, ठीक है। ये तो आपके हाथ में ना भाई डी एल लेना, समझिए बात को, ये तो आपके हाथ में है ना भाई, अपोजिट में लोगे तब कैलकुलेशन क्यों टफ कर रहे हो, -1 आ जाएगा, टफ मत करोगे। हालांकि आंसर तब भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर कैलकुलेशन को टफ नहीं करना हमने, सेम डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है क्लियर। तो हमने क्या पढ़ा था सर, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल क्लोज लूप में, बी डॉट डी एल किसके इक्वल होता है सर, ये होता है म्यू नॉट बाय आई इन साइड अभी आई है सर, एक ही करंट है बिल्कुल सर, ज़्यादातर आपको एक ही करंट से डील करना है, ज़्यादा आपने कन्फ्यूज होना है, ठीक है। तो देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड कैसे के अराउंड इस पॉइंट पर कांस्टेंट है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, जब तक डिस्टेंस सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, तो बी को बाहर निकाल लो, तो मैं बी निकालना बिल्कुल सर, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल है ना, इंटीग्रेशन सॉरी बी डॉट डी एल का मतलब क्या है, बी डॉट डी एल का मतलब है बी डी एल कॉस थीटा थीटा कितना 0 है, इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय आई इन साइड, कॉस 0 1 हो जाएगा, बी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय आई इन साइड, ठीक है। यहाँ देखो अब डी एल क्या है, ये है कोई डिस्टेंस आर पर, मान लो ये डी कोई डिस्टेंस आर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी, ये सर्कल की लेंथ क्या हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी बिल्कुल सर, तो बी इंटू 2 पाई आर, स्मॉल आर लेंथ है, इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई आई, बोलो हाँ क्या, बोलो हाँ क्या, इसको नीचे ले आओ, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर। लो कितनी आ रही है, बिल्कुल सर सेम आ रही है, सेम तो है, सेम आ रही है, तो इससे आसानी से आई। जब हमने वो लगाया था तो हमें क्या करना पड़ा, हमने डी बी निकाला, उसको इंटीग्रेट किया, एंगल उंगल देखे हमने, कुछ ऐसा भी आया था ना, एंगल उंगल का भी कंसेप्ट आया था कुछ ना कुछ, है ना, एंगल उंगल का भी कंसेप्ट आया था कुछ ना कुछ, है ना, हमने एक तो 90 माना, ठीक है ना, कुछ ऐसा हमने कंसेप्ट किया था, ठीक है। तो उससे क्या होगी, कैलकुलेशन टफ होगी, है ना, कॉस साइन 90 गया इस तरह, फिर साइन 90 गया 1 + 1 आ गया, 2 आ गया था, है ना, फिर 4 पाई से 4 पाई करेगा, तो वो कैलकुलेशन टफ होगी। इससे क्या हुआ, देखो एकदम से आंसर आया, है ना, इन्फाइनाइट वायर की वजह से कितनी आई थी मैग्नेटिक, कितनी आई थी, सेम आंसर आया, देखो, है ना, बिल्कुल सर सेम है। अब देखो, अब इससे हम यूज़ करके निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ होलो सिलेंड्रिकल वायर ही है बेसिकली, ठीक है ना, और सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है, निकालते हैं। तो इन्फाइनाइट लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है आपके पास, हॉलो वायर है बेसिकली, कैसी वायर है, हॉलो वायर, कैसी वायर है, हॉलो वायर, ठीक। और इसका करंट क्या है, कैरिंग करंट ऑन इट्स सरफेस, अपने सरफेस पे करंट लेके जा रही है, मतलब सरफेस पे करंट है, अंदर कोई करंट नहीं है, ठीक है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी निकालनी है, इसके इनसाइड भी निकालना है, आउटसाइड भी। देखो कैसी वायर है, ये ऐसी वायर है, ये एक सिलेंड्रिकल वायर है, इन्फिनिट है, इन्फिनिटी तक जा रही है, नीचे भी इन्फिनिटी तक कुछ करंट लेके जा रही है अपने अंदर से, आई मान लो, सिर्फ सरफेस पे करंट है, अंदर इसके कोई करंट नहीं है, अंदर कोई करंट नहीं है। आपको निकालनी है पहली मैग्नेटिक फील्ड, तो एक अंदरला पॉइंट है कोई, मान लो ये पॉइंट है पी, यहाँ पे निकालना, और कोई पॉइंट बाहर है क्यू, इस पॉइंट पर निकाल, ठीक। सबसे पहले पी पॉइंट पे देखते हैं, इनसाइड पॉइंट, देखो ध्यान से, इनसाइड पॉइंट पे निकाल लिया। अब देखो इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है कैपिटल आर, ये सिलेंडर इसका रेडियस देखा आप कैपिटल आर, ठीक है ना। तो अंदर पॉइंट कब होगा, हाँ सुनो, अगर पॉइंट को पी को अंदर होना है, अगर पी पॉइंट को अंदर रहना है, तो वो बेसिकली जो उसका डिस्टेंस होगा आर, वो हमेशा इससे कम रहेगा रेडियस से, है ना। अगर रेडियस से बड़ा डिस्टेंस हो तो पॉइंट बाहर चला जाएगा, तो पॉइंट बाहर चला जाएगा। तो मान लो कुछ आर डिस्टेंस पर है पी पॉइंट भी, ठीक है ना, कुछ आर डिस्टेंस पर है पॉइंट भी, तो पी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। इसका कुछ डिस्टेंस है जो इस वायर से है, इन दोनों की वजह से होगा बेसिकली, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी तार की वजह से भी होगी, इस तार की वजह से भी होगी।
तो ये कुछ डिस्टेंस आर स्मॉल आर पर हमने मानी, ठीक है ना। इन दोनों वायर से अगर आप नेट रिजल्ट मानते हो तो वो कितना है, स्मॉल आर है, ठीक है, ठीक है ना। तो कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, ठीक, मतलब अंदर है इसके, जो आर है वो छोटा है रेडियस, तो कोई डिस्टेंस आर है वो छोटा है रेडियस, ऐसा समझो, ठीक है। तो इस डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब क्या करना है हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, तो हम क्या करना है, लूप बनाते हैं। अब देखो लूप भी अंदर ही बनेगा, लूप बाहर तो बनेगा नहीं इससे, क्योंकि वही छोटा डिस्टेंस है, दूसरा छोटा डिस्टेंस। अब इसको पकड़ के मैंने टॉप से देखा, टॉप व्यू इसका देखो, टॉप व्यू देखो जरा इसका, तो देखो ये आएगा पहले लूप, मुझे ये दिखेगा, अगर मैं ऊपर से देखूंगा छोटा सा लूप दिखेगा, पॉइंट पी दिखेगा मुझे, आर दिखेगा मुझे, और फिर ये बड़ा लूप तो दिखेगा, ये भी एक सिलेंडर है, ये भी तो सिलेंडर है, फिर एक बड़ा सा सिलेंडर दिखेगा मुझे, एक बड़ा सिलेंडर दिखेगा जिसका रेडियस कैपिटल आर होगा, है ना। ये आर से छोटा था ना, आर से छोटा था आर, बिल्कुल सर। और ये दिखेगा मुझे, है ना। और करंट कहाँ से जा रहा है, करंट तो इसी में से आ रहा है, कैसे आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है ना करंट, तो बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं डॉट बना देता हूँ, इसके सरफेस पे आ करंट से, सरफेस पे आ करंट, सरफेस पे, सरफेस पे, सरफेस पे, ठीक है। अब एक बात को सुना, हम क्या करेंगे सर, हमें निकालना था बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल करेंगे, म्यू नॉट बाय आई इनसाइड होगा, बिल्कुल सर। अब ध्यान देना, इस लूप के अंदर करंट कितना है सर, करंट तो है नहीं, करंट तो लूप से बाहर है। हमारा लूप क्या, हमारा एम्पियर लूप तो ये ना, ये बनाया मैंने एम्पियर लूप, एम्पियर लूप तो मैंने ये बनाया, तो इसके अंदर करंट ही नहीं, तो आई जीरो हो गया, तो सब कुछ जीरो हो गया, मतलब बी भी जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर बी डॉट डी एल इक्वल टू जीरो है, डी एल कुछ ना कुछ होगा, एंगल भी कुछ ना कुछ होगा, तो इसका मतलब बी जीरो हो गया यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अंदर कोई करंट ही नहीं है, समझ पा रहे हो, अंदर कोई करंट ही नहीं है। लेकिन सर, बच्चे का डाउट देखना, लेकिन सर क्या होगा, ये तार, ये तो सर करंट बनाएगी, तो यहाँ से तो अंदर जाएगा करंट, वहाँ से बाहर आएगा, ये भी सर यहाँ से बनाएगी, यहाँ से तो अंदर जाएगा, तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये तो हमने देख लिया कैलकुलेशन से, फील क्या है इसकी, करंट क्यों नहीं आ रहा, ध्यान से समझना। ये तार, इसकी वजह से करंट आ रहा है अंदर, तो ये करंट बनाएगी अंदर, अंदर मतलब क्या, क्रॉस, इस तार की वजह से देखना, ये तार इसकी वजह से करंट अंदर गया, फिर बाहर आया, ये करंट बनेगी बाहर, तो एक जा रहा है अंदर, एक जा रहा है बाहर, अपोज करेंगे, कैंसिल करा के करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर नहीं जाएगी, ठीक है ना। इसने बनाई अंदर की मैग्नेटिक फील्ड, इसने बनाई बाहर की, कट कटा के जीरो, और एम्पियर लूप से भी जीरो आ रहा है, क्योंकि ये जीरो हो गया, देखो बी डॉट डी एल, आई जीरो हो गया, तो ये जीरो की क्वांटिटी, डी एल तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा, लेंथ तो कुछ ना कुछ है ही लूप की, बिल्कुल सर, तो बी जीरो हो गया, यहाँ से आप सिंपल बता सकते हो, सिंपल बात, ठीक, फील भी दे दी आपको इसकी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आउटसाइड पॉइंट पे आ जाते हैं, आउटसाइड पॉइंट में आ जाते हैं, आउट पॉइंट में क्या होगा, आर ग्रेटर देन आर होगा, ये जो रेडियस होगा, ये जो पॉइंट होगा सेंटर, हाँ सेंटर पे बात कर रहे हैं, ऐसा भी समझ सकते हो आप, ठीक है। सेंटर पे तो वैसे जरूरी नहीं, कहीं भी देख लो आप, इसके अंदर जीरो ही होगी मैग्नेट, कहीं भी देख लो आप, वो जीरो ही होगी, अंदर ले पॉइंट, उसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो, अब मान लो आप यहाँ से, हमने देखो यहाँ सेंटर से कोई, देखो ये क्या था, सिलेंडर का सेंटर था, इससे किसी आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड देखी, बिल्कुल आप देख ली। अब इसी सेंटर से हमने किसी कैपिट इस आर डिस्टेंस पर, अब ये आर कैसा है, ये रेडियस से बड़ा है, तभी तो बाहर जाएगा पॉइंट, सेंटर था, इससे स्मॉल आर देखा, फिर सेंटर से और बड़ा आर देखा, तो अब इसके लिए लूप कैसे बनाओगे, इसके लिए लूप ऐसा बनेगा, बड़ा लूप बनेगा इसके, बिल्कुल से, इसके लिए लूप ऐसा बड़ा बना, कैपिटल आर, अब जो सॉरी स्मॉल आर, अब कैपिटल आर वाला इसके बीच में रह जाएगा, जब टॉप से देखोगे तो छोटा लूप रह गया, बड़ा है, तो ये एम्पियर लूप है इस केस में हमारे लिए, एम्पियर लूप पहचानना आपने, जैसे गॉसियन सरफेस कर पहचानते थे ना, वैसे एम्पियर लूप पहचानना, ठीक। अब देखो करंट कहाँ था, यहाँ था, आपको बताया था, ये करंट है, 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 कितना है, इसकी वैल्यू आई है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई इनसाइड है, क्या आई है, यहाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है आई, बिल्कुल है, वैल्यू है, कितना है आई, आई की वैल्यू आई है, आई लिख दो यहाँ, बी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट होगी किसी आर डिस्टेंस में, बिल्कुल सर, यहाँ लिख दो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यहाँ से निकाल सकते हो आप, कैसे देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, मतलब ऐसे होगी, ऐसे होगी ना, समझ पा रहे हो, इस तार की वजह से भी ऐसी होगी, ऐसी होगी, बाहर देख रहे हैं, इस तार की वजह से भी ऐसी, इस तार की वजह से भी ऐसी होगी, दोनों करंट ऊपर जा रहे हैं, तो दोनों तारों की वजह से ऐसी डायरेक्शन होगी, कैसी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, कैसी डायरेक्शन होगी, इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड की ऐसी डायरेक्शन होगी, ये बी है, टेंजेंशियल है, ये बी है, टेंजेंशियल है, थोड़ा मैं साफ बना देता हूँ इसको आपके लिए, देखो ये आपने, ये आर है, इसके अंदर करंट है, ये बड़ा वाला सर्कल है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे है, देखो क्लॉकवाइज है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब ध्यान देना, तो बी डॉट डी एल का हम क्या करते हैं सर जी, लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट बाई आई, आई की वैल्यू आई है, बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी एल डी एल डी एल करके क्या आएगा, 2 पाई आर,
तो 2 पाई स्मॉल आर, कॉस 0 है तो समझ अंडरस्टूड है, कॉस 0 होगा ना, सेम डायरेक्शन में लिया है, ठीक। म्यू नॉट बाई आई, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर, तो बी आ जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर, सिंपल, क्लियर। यहाँ से आपको ये भी दिख रहा है कि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, आई कॉन्स्टेंट म्यू नॉट 2 पाई कॉन्स्टेंट, तो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक। मतलब जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वायर से मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी, सिंपल बात है, ठीक है। यस सर, इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, ग्राफ देखो सर, इसका ग्राफ दिखा देता हूँ आपको। देखो भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी है, ये आर डिस्टेंस है, इस आर से इधर इधर इनसाइड है सारे, मतलब इनसाइड द सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर जो भी, और इससे इधर इधर आउट है। देखो इनसाइड द सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0 0 0 डिस्टेंस पर आते जो कोई दिक्कत नहीं, अंदर 0 ही रहेगी। आर पे मैक्सिमम है, आर पे मैक्सिमम ही तो हो जाएगी ना। अरे देखो ना, ये सिलेंडर था हमारे पास, इसके इस पॉइंट पर है, यहाँ पे करंट ही तो है, मैक्सिमम ही तो होगी यहाँ पे, है ना। जब आर के लिए यहाँ दोनों पे मैक्सिमम होगी, जब और दूर जाओगे तो फिर गिरनी शुरू आ जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था, ठीक है। तो उसमें कर्व बन जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर इसका ग्राफ बन जाएगा, इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर। अब बात आती है सॉलिड सिलेंडर की, ठीक है ना। अब बात आती है किसकी सर, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है ना। सॉलिड सिलेंडर पढ़ा देते हैं आपको, देखो सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर में क्या होगा, सारी जगह करंट होगा, मतलब ये अगर सिलेंडर है, पूरी तार है, तो उसके अंदर सारी जगह है करंट ही करंट है, करंट ही करंट है, करंट ही करंट है, सारी जगह करंट है, ठीक है ना, सारी जगह इसमें करंट है, ठीक है। अब जो करंट है वो यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, ये बात भी नोट करना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है करंट, ठीक है ना। अब क्या होगा, देखो यार, ये हमारे पास सिलेंडर तार है ये, अब इसमें सिर्फ यहाँ करंट नहीं है, सारी जगह यहाँ भी करंट है, 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 सारी जगह करंट ही करंट है, बहुत सारी तारों से मिलकर बन जाएगा, है ना। या आपके घर में छोटी सी वायर होती है, वो सिलेंड्रिकल होती है, सॉलिड होती है, बीच में तारी भरी होती है, तो यहाँ भी सारी जगह करंट है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा साइड में बनाता हूँ मैं, इन्फाइनाइट है, इन्फाइनाइट है, ठीक है। इसके अंदर भी करंट ही करंट है, मैं बना नहीं रहा हूँ ताकि, चलो बना देता हूँ, गंद बन जाता है ना, थोड़ा मैसेज हो जाता है, तो पता लगता है। तो इसमें भी हम एक इनसाइड पॉइंट निकालेंगे, तो इनसाइड पॉइंट हम पी मान लेते हैं, यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले, यहाँ पे एम्पियर लूप बनाया हमने, स्मॉल आर, इसका रेडियस वही कैपिटल आर, तो इनसाइड में निकालते हैं सबसे पहले। इनसाइड में देखो क्या होगा, देखोगे ऊपर से आप तो ऐसा दिखेगा आपको, ये एम्पियर लूप है, ये आर है, ये पी है, करंट कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है सारा करंट, बाहर आ रहा है सारा, तो करंट ऐसे ऐसे आ रहा है, बाहर आ रहा है, यहाँ भी है करंट, बाहर भी है इसके, इसके अंदर भी है करंट, बाहर आ रहा है करंट, डॉट डॉट से दिखा रहा हूँ सारा, ठीक है। ये कैपिटल आर है ना, इसका रेडियस आर है। अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे टर्म करंट डेंसिटी, बता रखा है ना, करंट डेंसिटी कितना करंट है पर यूनिट वॉल्यूम में, J इज इक्वल टू आई बाई ए, पर यूनिट एरिया में, सॉरी, J इज इक्वल टू आई बाई ए, है ना। इसको हम क्या लिखते हैं, आई बाय सर्कल क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस आर था, तो इसमें पर यूनिट एरिया में कितना करंट होगा, आई बाई पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सर। लेकिन हमें किस एरिया में चाहिए, हमें तो सिर्फ एम्पियर लूप के अंदर चाहिए, कितना करंट है, इसका एरिया कितना है, देखो एम्पियर लूप है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। यूनिट एरिया में इतना करंट है, तो एम्पियर लूप इतने एरिया में कितना करंट होगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो एम्पियर लूप में होगा आई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इतना करंट होगा, बिल्कुल सर। करंट की वैल्यू मिल गई, सब मिल गया, मुझे करो निकालो, बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू करंट की डायरेक्शन देखो, ऐसे ऊपर जा रहा है करंट, तो ऐसे जाएगी क्लॉकवाइज, ऐसे 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 ऐसे, डायरेक्शन ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, आपको तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक। तो देखो मैं क्या कर रहा था, बी डॉट डी एल है म्यू नॉट बाई आई, बी बाहर निकालो कांस्टेंट है, डी एल डी एल डी एल डी एल 2 पाई आर म्यू नॉट बाई आई की वैल्यू कितनी आ गई सर, आई बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, बोलो हाँ के ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये पाई से पाई कट गया, बिल्कुल सर, ये आर से आर स्क्वायर कट गया, बिल्कुल सर। 2 पाई को नीचे ले आओ, तो बी यहाँ से आ गया आपके पास म्यू नॉट बाई 2 पाई कैपिटल आर म्यू नॉट बाई 2 पाई कैपिटल आर, ये आर स्क्वायर था, स्क्वायर आई आर, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है ना, म्यू नॉट बाई 2 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर आई आर, आर जिसमें कैपिटल आर है सिलेंडर का रेडियस और स्मॉल आर है डिस्टेंस इनसाइड, कोई भी इनसाइड डिस्टेंस, ठीक है, समझ आया ना भाई। सारा करंट बाहर जाता है, डायरेक्शन ऐसे ले ली, ये एम्पियर लूप है, सिर्फ इसके अंदर अंदर वाला करंट कंसीडर करना भी बताया था, है ना, अंदर अंदर वाला लेते हैं, ठीक है। लेकिन फील्ड सबकी वजह से होगी, ये भी बता रखा है, करंट कंसीडर अंदर अंदर वाला करोगे, ठीक है, जे आई बाई पाई आर, ठीक है, ठीक है। अब आउटसाइड पॉइंट ले लेते हैं भाई, आउटसाइड पॉइंट ले लेते हैं। तो आउटसाइड के लिए
कोई पॉइंट क्यू ले लेते हैं, इसमें भी एम्पेयर लूप बनाएंगे। आउटसाइड के लिए आर ग्रेटर देन आर होगा। इसका टॉप व्यू देखोगे तो ये कैपिटल ये 12 आर होगा, इसके अंदर होगा ये सिलेंडर, बिल्कुल सर करंट सारा अंदर ही अंदर रहेगा, बस यही रहेगा करंट, है ना। इसके यहाँ तो होगा नहीं करंट, बिल्कुल सर नहीं होगा। डायरेक्शन देखोगे तो ऐसी है क्लॉकवाइज, ऐसी आएगी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, ऐसी डी एल सेम डायरेक्शन। तो यहाँ भी करेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, सॉरी म्यू नॉट बाई आई इन साइड, बिल्कुल सर बी डॉट डी एल, बी बाहर आ गया कॉन्स्टेंट है, डी एल डी एल डी एल डी एल 2 पाई ये वाला आ रहा, 2 पाई ये वाला आ रहा, 2 पाई आर म्यू नॉट बाई आई कितना था इस केस में, देखो आई कितना होगा, डेंसिटी आई थी जे आया था हमारे पास, आई बाई पाई आर स्क्वायर, यूनिट में इतना, तो इसके अंदर कितना एरिया कवर हो रहा है, इसके अंदर तो सर पाई कैपिटल आर स्क्वायर कवर हो रहा है ना। लेकिन भाई इसके अंदर तो पूरा आई करंट ही आ जाएगा ना, अगर मान लो इस पूरे की वैल्यू मैं आई कह रहा हूँ, है ना, तो इसके अंदर तो पूरा आई करंट ही आ रहा है, पूरी वैल्यू भी तो आ रही है, तो इसको मैं सिंपल आई लिख सकता हूँ, जितना भी करंट है बेसिकली सिलेंडर में, मान लो आई करंट है सिलेंडर में टोटल, तो ये पूरा आई तो आ रहा है ना, पूरा आई करंट ही तो आ रहा है इसमें, इसलिए हम इसको सिंपल आई लिख देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पूरी वॉल्यूम को कवर कर रहा है, सिंपल सी बात है। अगर मैं जस्ट इसके इधर ले लेता, सुना बात, अगर मैं जस्ट इसके इधर ले लेता एम्पेयर लूप थोड़ा सा बाहर, तो लगभग जो इसका एरिया होता है वो होता पाई कैपिटल आर का स्क्वायर ही होता, तो आई बाई 4 आई बाई पाई आर स्क्वायर जो था वो जे था, अब मल्टीप्लाई करता है इस एरिया के साथ तो आई तो मिल जाता दोबारा से, ऐसा भी मान सकते हो, सिंपल भी समझ सकते हो ऐसे। तो बी कितना आ गया, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर, सिंपल आ गया सर। ये तो सर उसके लिए आता था, किसके लिए, किसके लिए आता था बताओ, किसके लिए आता था, किसके लिए आता था, किसके लिए आता था ये सर, जो अपने अभी पढ़ा क्या कहते हैं अपना करंट की वजह से, उसकी वजह से पढ़ा, वायर की वजह से पढ़ा, ये तो वही आ गया सर, वायर की वजह से। तो वैसे ही तो लूप बन रहा है, देखो एक सिंगल ये वायर ही तो है, इसको वायर तो ट्रीट करो, है ना, एक इन्फिनिट वायर ही तो बन गई है। अरे वायर सिलेंड्रिकली तो होती है, वो बस हमने उसकी कुछ थिकनेस नहीं माननी थी वायर, यहाँ पे थिकनेस आ गई, लेकिन आउटसाइड पॉइंट था तो वही चीज़ आ गई, तो इसका मतलब ये वायर छोटी ही है, ऐसा भी मान सकते हो आप, ठीक, वायर की तरह ही है। तो बी यहाँ पे भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे ग्राफ देखो कैसा बनेगा, यहाँ पे थोड़ा अलग बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंदर थी मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पे अंदर नहीं थी, क्योंकि अंदर वहाँ पे करंट ही नहीं था, है ना बेटे, वहाँ पे तो अंदर करंट ही नहीं था, यहाँ करंट है, था, रहेगा, ठीक है ना हिंदुस्तान जिंदाबाद है, था, रहेगा, जैसे ऐसी करंट है, था, रहेगा, ठीक। ग्राफ देखो इसका, यहीं देख लो ग्राफ, बी ये आर इनसाइड में, यहाँ सुनो, इनसाइड में हमने क्या देखा था फॉर्मूला, इनसाइड में फॉर्मूला था सर, अभी यहाँ लिख देता हूँ, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई नीचे कैपिटल आर स्क्वायर आर। तो इसमें देखो ये सब कांस्टेंट है, ये सब मसाला कांस्टेंट है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के, मतलब अंदर जितना जितना पास जाते जाओगे रेडियस की, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, तो मतलब अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे जाएगा ग्राफ अंदर, बी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, ठीक है। अब बाहर आओगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वैसे ही चलने लग जाएगा, सिंपल लॉजिक है। तार के पास जा रहे हो, करंट बढ़ते जा रहा है, या फिर एरिया, क्योंकि जैसे जैसे आप आर को बड़ा करते जा रहे हो तो एरिया ज़्यादा कवर हो रहा है, एरिया ज़्यादा कवर हो रहा है तो करंट ज़्यादा आ रहा है, करंट ज़्यादा आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा आ रही है, समझ लो बात। तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके बाहर फिर ऐसे ही चलना रह जाएगा, बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर, क्लियर। तो ये तो था हमारा केस कि जब करंट यूनिफॉर्म है अंदर, कैसा है, यूनिफॉर्म है, कैसा है, यूनिफॉर्म मतलब सेम सेम जा रहा है, कि करंट की जो वैल्यू है, करंट की जो वैल्यू है बेटे वो कैसी है, वो मतलब करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं करंट ज़्यादा है कहीं कम है, मतलब करंट डेंसिटी जे जो मैंने डिफाइन करवाया था वो कांस्टेंट थी। लेकिन अगर ऐसा केस आ गया कि जहाँ पे जे भी कांस्टेंट ना हुआ, कि कहीं करंट ज़्यादा हो सर कहीं कम हो, तब क्या करेंगे, तब क्या करोगे, तब फिर आपको कुछ और मेथड लगाना पड़ेगा, जो भी हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो हम सीखेंगे किसमें, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें काफ़ी वो हो गया आपके लिए कंटेंट पढ़ने का, ठीक है ना, तो वो आप पढ़ो, रिवाइज करो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं सॉलिनॉइड के साथ, और इसी का थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, वीडियो लेंथ बढ़ जाएगी ऐसे। साथ में मुझे पता है आप लोग थक गए हो ठीक है ना, छोटा सा है तो 2-5-6 लाइनों का, उसको 2 मिनट में करवा देंगे, ठीक है ना, इसमें कवर नहीं कर, नेक्स्ट में करेंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही, और एक बार रिवाइज कर लेते हैं समरी। समरी क्या पढ़ा हमने, एम्पियर सर्किट का लॉ पढ़ा सर, क्या कहता है भाई, लूप बना लो आसपास करंट के, वहाँ पे हमने पढ़ा कि सर बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल कितना होगा, म्यू नॉट बाई आई होगा, ये हमने पढ़ा। हमने इससे स्ट्रेट वायर के लिए भी निकाल दी फील्ड, सॉलिड सॉरी हॉलो के लिए भी निकाल दी, अंदर तो इसकी जीरो होगी सर, हॉलो के अंदर जीरो होगी भी, लेकिन बाहर होगा, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मैंने यार। सॉलिड में
सॉलिड सिलेंडर में तो सर अंदर भी करंट भरा हुआ है, तो यहाँ पे अंदर होगी मैग्नेटिक फील्ड, बाहर भी होगी मैग्नेटिक फील्ड, और इसका ग्राफ ऐसा बना था सर, ऐसा बना इसका ग्राफ, है ना, जैसे बना ऐसा बना इसका। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। ठीक, चलो तो आज के लिए नहीं रखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ इसी जोश और एनर्जी के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहो, सबसे इंपॉर्टेंट जो भी पढ़ा उसको जीवन में उतारते रहो। थैंक यू।